हेलो, आवाज़ आ रही होगी ना प्रॉपर आप लोगों को। हम लोग काइनेटिक डीपीपी नंबर 2 पे पहुंच गए हैं भाई, और इसको कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियो बनेगी क्योंकि अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कवर करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल वाली चीज़ें तो आराम से हो जाती हैं, टिक लगा लेते हैं, लेकिन जब हमें सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। देखिए पहला सवाल है, कह रहा कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन इसने बोल रखा है, और कुछ प्लॉट हैं उनको बताना कि ये सही कौन सा इसमें से है। अब कह रहा है प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टी इज ए स्ट्रेट लाइन। सब में बता रहा है कि सब स्ट्रेट लाइन है और सेकेंड ऑर्डर की है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो इक्वेशन थी उससे मैं सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बनाऊंगा। आप लोगों को पता है ये फॉर्मूला, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रट जाना चाहिए, ठीक है। ए नॉट 1 माइनस एन प्लस एन माइनस 1 के टी अपने खोपड़ी में बैठा लीजिएगा हमेशा इस फॉर्मूले को। एन बराबर 2 है आपका, तो 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पुटअप करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस के टी। इस चीज़ को मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए नॉट प्लस के टी। अब मैं इससे लेकर एक कर्व बनाऊँ, ये हमारा क्या हुआ y, ये क्या हुआ mx, और ये हमारा c इंटरसेप्ट। एक कर्व बनाऊंगा मैं तो कैसे जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 1/a और t के बीच का एक कर्व बनेगा जो स्ट्रेट लाइन होगा और पॉजिटिव स्लोप के साथ में होगा। स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव स्लोप। तो देखो यहाँ पे अ प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टी इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे उस तरीके का प्लॉट नहीं बन रहा, प्लॉट किसके बीच में बन रहा है, 1/a के बीच में बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1/a वर्सेस टी इज ए स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, ये और ये शायद सेम ही है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है भाई। नहीं, यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे ln a है, यहाँ पे ln a और t, ln a और t। अगर ये वाला कर्व पूछता है ये कौन से ऑर्डर का है तो क्या बताते, ये प्लॉट ऑफ ln a वर्सेस t इज ए स्ट्रेट लाइन। ये किस ऑर्डर का है भाई, आपका सवाल ये है, ये किस ऑर्डर का है। अगर बंधुओं ऐसे सवाल पूछ देना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ln a नॉट माइनस के टी, याद होगा ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। छोड़ो, जाने दो, अभी सवाल करते हैं, यहाँ पे थ्योरी की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसमें हमने ये भी बताया था आपको कि कितने मेथड्स होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के। तो वहाँ पे एक मेथड था ग्राफिकल मेथड। ये जो सवाल है ना, ये ग्राफ दे रखा है, जो ये ग्राफ दे रखा है, ये किसी न किसी ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा होगा। जैसे सी ऑप्शन है ये आपका ये फर्स्ट ऑर्डर है, बी ऑप्शन ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, ये आपका जो है ए है वो आपका 0 ऑर्डर है। तो इस तरीके के सवाल पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दे, इनमें से कह दे कि कौन सा 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ऑप्शन कौन सा है 0 ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो भैया आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के रखिएगा कॉन्सेप्ट। चलिए सवाल नंबर 2 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 2 में ये आपका कुछ आर्हेनियस का इक्वेशन है और एक्टिवेशन एनर्जी का ये दे रखा है। तो सबसे पहला ही काम आपका होता है आर्हेनियस इक्वेशन लिख लेना। आर्हेनियस इक्वेशन लिख लेना, जैसे आपका ये है a इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है। ln ले लूँ मैं, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अगर मैं ln को log में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मेरे भाई, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। ये log में हो गया हमारा, ठीक। अब इस इक्वेशन को देखिए और इस समीकरण को देखिए और कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो ये वाली जो वैल्यू t यहाँ पे भी है, t यहाँ पे भी है, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है किसके बराबर है, किसके बराबर है, ई ए अपॉन में 2.303
आर बराबर कितना है आपका 10,000, 1 2 3 4 10,000 यही है ना। कंपेयर कर दिया इस समीकरण को 1 को और 2 को कंपेयर कर दिया भाई, तो यही आ रहा। तो ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए इक्वल टू हो जाएगा 2.303 गुणा 10,000 आर, ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व किया हुआ किलो जूल में, तो आर की वैल्यू किलो जूल में पुटअप कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आर की वैल्यू पुटअप कर दीजिए किलो जूल में। आर की वैल्यू जूल में आप लोग क्या लिखते हो भाई, 2.303 गुणा आपका क्या है 8.314 गुणा 10,000। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं खुद ही, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, मैं स्लो करूंगा क्योंकि मुझे गुणा गणित करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इनमें भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जो समझदार हैं वो लोग क्या करेंगे, अपना फटाफट गुणा कर लेंगे। ये लगभग आपका आ गया 191.4 किलो जूल, आपका पहला आंसर है मेरे भाई। ठीक है, ये जो वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू जो आ रही है, वैल्यू आ रही है 1471.42, और किलो जूल में करोगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, आपका बिंदी यहाँ पे लग जाएगा इस जगह पे, तो 191.47 ये आंसर आएगा मेरे भाई। तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जिनको आता है ना, वो यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करेगा, वो जल्दी जल्दी काम करेगा। ठीक है, उनके लिए मैं कर रहा हूँ ये गुड़ा उड़ा, जिनको एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। देखिए भाई, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन इज, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और 2 आपका टी हाफ दिया हुआ है। आपको मालूम है, आपको ये मालूम है कि जो आपका ये जो टी हाफ है, ये कुछ इस तरीके से रिलेशन में बना होता है, टी हाफ टू कुछ इस तरीके से A2/A1 के पावर n-1, ये आप लोगों को मालूम है। आपको ये मालूम है ना कि जो टी हाफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के n-1 होता है, तो उसके हिसाब से तो यही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, ये हाफ लाइफ टाइम फॉर रिएक्शन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपका ये दे रखा है A1 और ये आपका दे रखा है A2 और ये आपका दे रखा है T1, ये आपको दे रखा है इधर T2। तो बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए भाई, T1 T2 पुटअप कर दीजिए। T1 की वैल्यू है आपके पास में 200 और आपका T2 की वैल्यू है 50 और A2 की वैल्यू है आपकी 0.4 और आपकी A1 की वैल्यू है 0.1 के पावर n-1। ठीक है, ये काटोगे जब, ये तो 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 4 लेकिन 4 के पावर n-1, यहाँ पे पावर 1 है। जब आपका बेस बराबर हो जाए तो घात को जोड़ देते हैं, गुणा करते समय घातांकों को जोड़ देते हैं या फिर इक्वेट करेंगे। यहाँ पे इक्वल है ना, यहाँ पे बेस बराबर है तो इसको इक्वल कर सकते हैं घात को। तो हमारा घात क्या है, यहाँ पे जो पावर है n-1 इक्वल टू 1, तो n बराबर हो जाएगा 2। ये आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाफ लाइफ मेथड भी देखा था, तो ये हाफ लाइफ मेथड से ही आप ऑर्डर बताए हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। आसान है ना यार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज जनरलाइज टू क्वार्टर लाइफ, क्वार्टर लाइफ कह दिया, हाफ लाइफ को क्वार्टर लाइफ में कन्वर्ट कर दिया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, देखिए भाई ध्यान से देखिए। जो आपका K है वो आपका 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग A0 अपॉन में A, जहाँ पे A0 आपका क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और A आपका क्या है, रिमेनिंग। तो कह रहा है कि ये क्वार्टर लाइफ में बदल गया, क्वार्टर लाइफ में, किसमें, क्वार्टर लाइफ में। क्वार्टर लाइफ का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, जैसे A आपका है जो रिमेनिंग, वो इनिशियल का हाफ होता है कब, जब वो टी हाफ हो जाए। ये जो A है वो इनिशियल का आधा बचेगा कब, जब आपका ये 50% टाइम होगा। इसी तरीके से ये जो रिमेनिंग है वो आपका क्वार्टर का मतलब हो गया, आपको समझाता हूँ अभी। A0/4 बचेगा जब ये T हमारा क्या हो जाएगा,
टी क्वार्टर हो जाएगा। क्वार्टर का मतलब समझिए यार, ध्यान से समझिएगा, वो यहाँ पे 50% लिखा है ना, तो ये 50% का मतलब हुआ कि ये कंप्लीट रिएक्ट कर चुका है। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग आपका 50% है। 50% का मतलब 1/2। ठीक, अगर यहाँ पे टी 60% लिखा है, इट मीन्स कि ये कितना है, ये 60% रिएक्ट कर चुका है। बचा कितना है, बचा 40% है, 40%। इसी तरीके से ये जो क्वार्टर है, क्वार्टर को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टी 75%, या फिर ऐसे भी लिखते हैं टी 3/4। तो अगर ये 75% रिएक्ट कर चुका है तो बचा कितना है, 25%। 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4। तो वही मैं लिखा हूं यहाँ पे कि ऐसा टाइम जहां पे रिमेनिंग इनिशियल का 1/4 हो, वो टाइम क्वार्टर टाइम बोला जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/4 कर दिया इनिशियल का। ठीक है, यहाँ पे पुटअप कर दूंगा, पुटअप कर दूंगा तो 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग A0/4, और ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या है, टी क्वार्टर, टी क्वार्टर। ठीक, आसान था, ये पढ़ाया हूँ भाई, ये सब एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से। यहाँ पे बस थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ, इसलिए समय लगेगा थोड़ा सा। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, टी क्वार्टर इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 4 हो जाएगा भाई। A0 से A0 कैंसिल, लॉग 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये किस में ले जा रहा है, अच्छा ln में है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ln में लिया हुआ है, मैं लॉग में ले लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही आनी है। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 2 के पावर 2, तो ये क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 2 और लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ऐसे। ये क्या है, ये क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हूँ, इसको ln में बदलना हुआ तो ln में क्या होगा भाई, ये ऐसे है, ये कुछ ln 2/k है। अगर ये चाहोगे log ln में तो ln 2/k है। ये ln 2/k है क्या चीज, क्या है ये, टी हाफ है तो फर्स्ट ऑर्डर का। देखो यार 2.303 log 2 की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 डिवाइड बाई के आ जाएगा, यही तो है टी हाफ, यही तो है टी हाफ, है ना। अब टी हाफ में ये क्या है आपका, 2 का मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे, इट मीन्स कि मैं कह दूं आपका ये पूरा का पूरा क्या है, टी क्वार्टर है आपका, टी क्वार्टर है। टी क्वार्टर कितना होगा आपका, हाफ लाइफ का टी क्वार्टर कितना होगा आपका, हाफ लाइफ का डबल, हाफ लाइफ का डबल। ये है, ये पढ़ाया हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, ये मैंने आपको पूरी की पूरी बात बता दी। देखो ln 2/k, ln 2/k क्या है यहाँ पे, ln 2/k टी हाफ है, ln 4/k यहाँ पे देखो ln 4/k आ रहा था ना, ln अगर लिख लेता, इसको ln के फॉर्म में लिखता तो 4/k आता, ln 4/k आता, तो आपका ये आंसर हो जाएगा क्या, बी। और ये चीज आपको पता है, ये मालूम होनी चाहिए कि टी क्वार्टर का टी हाफ के साथ में क्या रिलेशन है, तो 2 टाइम्स है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, टी क्वार्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये पूरी की पूरी बात आपको समझा दिया पूरा एकदम डिटेल में, ठीक है। कुछ दिक्कत होगी तो बताना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा बी। चलो, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, क्या कह रहा है आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से, k इज इक्वल टू आपका होता है a एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ln ले रखा है भाई, सब में ln ले रखा, तो ln k लिख दो, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये है लीनियर ग्राफ बनेगा। अगर मैं इसको कर दूं y, इसको कर दूं mx और इसको कर दूं c, तो कैसा ग्राफ बन रहा है मेरे भाई, ln a का 1/t के साथ में इस तरीके का निगेटिव स्लोप का कर्व बन रहा है। तो देख लो यहाँ पे ln k का 1/t, ln k डिक्रीजेस लीनियरली 1/t, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया।
ठीक है। यहाँ पे एल एन के डिक्रीजेस लीनियरली, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, कैंसिल आउट। एल एन के इंक्रीजेस लिखा हुआ है, कैंसिल आउट। एल एन के इंक्रीजेस, कैंसिल आउट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, आराम से कर लो। चलो छठे नंबर पे आओ। ये अच्छा सवाल है भाई। इसमें आपसे पूछा है आर्हेनियस पैरामीटर दे रखा है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है आपकी, बाई मॉलिक्यूलर है, जहाँ पे एन की वैल्यू आपको यहाँ पे देखो 2NOCl 2NO + Cl2 बाई मॉलिक्यूलर दे रखा है। इसके लिए आपको आर्हेनियस पैरामीटर गिवन है भाई, ये बाई मॉलिक्यूलर है। ये डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आप उससे ही निकाल लेना है। और आपको एक्टिवेशन एनर्जी, आपको बाकी पैरामीटर यहाँ पे RT ये सब पैरामीटर गिवन है। तो कह रहा है कि एंथैल्पी बता दो, एंथैल्पी बता दो ना, एंथैल्पी। तो इसका बाई मॉलिक्यूलर के लिए डायरेक्ट ACT है भाई, ACT है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से हम लोग इसको कवर करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब फॉर्मूला पुटअप करने जा रहा हूँ। E0 = ΔH + 2RT। ये आप फॉर्मूला बाई मॉलिक्यूलर के लिए एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी का ये फॉर्मूला आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के वहाँ से आई हुई है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है कितनी? 105 दिया हुआ, किलो जूल पर मोल में ही दिया हुआ है। ΔH आपसे पूछा गया है, प्लस यहाँ पे देखिए RT की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 दे रखी है। तो यहाँ पे 2 × 2.5 मैं कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? इधर 5 इधर आएगा, तो 105 - 5 = ΔH। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा आपका? ΔH 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ΔE का ΔH के साथ में रिलेशन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। छठे नंबर पे आ जाते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है और ऑर्डर पूछा है। ना इसका हाथ है, ना पैर है, ना सर है। इस तरीके के सवाल जब आ जाएं तो आप उसके यूनिट देख लो, उसके यूनिट से आप उसका ऑर्डर बता सकते हो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि उसकी यूनिट आप हमेशा याद किए रहो। मोल 1 - n, लीटर n-1 पर सेकेंड। ये आपका nth ऑर्डर की यूनिट होती है जो आपको याद होनी चाहिए। और आपके पास में यहाँ पे क्या गिवन है? ये यूनिट गिवन है भाई, ये यूनिट गिवन है। डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर पे हेक्सा यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लीटर का स्क्वायर, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है। तो 1 डेसीमीटर पे 6 क्या हो जाएगा? 1 लीटर का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, लीटर स्क्वायर। यहाँ पे लीटर स्क्वायर मोल 2 - लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका ये दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताया था क्या करना है आपको। आप क्या करना कि जो लीटर है, लीटर के पावर जो है उसमें 1 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो लीटर के पावर क्या है? 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। लीटर के पावर में 1 जोड़ देना आपको। और ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 पुटअप भी कर लूँ आपके कहने पे कि सर पुट करिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया n की। लीटर 3 - 1 सेकेंड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल पे -2, लीटर पे 2 और पर सेकेंड। लीटर को डेसीमीटर में बदलोगे तो वही कहानी है, मोल पे -2, डेसीमीटर पे 6, सेकेंड पे -1। तो वही तो है बात। तो आपको एग्जाम के अंदर बहुत फास्ट करना होगा। तो फास्ट में क्या करिएगा कि जो लीटर होगा उसी में +1 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है वो। ठीक है, चलते हैं 8वें नंबर पे। कह रहा है कि ये कोई रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे बनाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्री, कई सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस मिल के क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की फॉर्मेशन करती है ना। कई स्टेप में होती हैं। तो जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो आपका अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो अगर आपसे पूछ दे कि रेट वाली कौन सा है, तो आपको स्लो वाला ढूंढना पड़ेगा। ये देखो, आपका स्लो स्टेप जो होता है ये रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ये RDS होता है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो जब RDS है तो इसका रेट जो होगा ये हो जाएगा K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो रेट एक्सप्रेशन है वो ये है।
स्लो स्टेप वाली। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाई ए, क्योंकि ये आपको क्या मेंशन है यहाँ पे, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइन, स्लो स्टेप क्या होता है, आरडीएस होता है, आरडीएस रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, 9 नंबर पे आते हैं भाई। 9 नंबर आपसे ये कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इज द सेम फॉर द तीनों रिएक्शन के लिए। के को इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, 3 रिएक्शन है, और फिर कह रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, उनके लिए पहला दूसरा तीसरे ऑर्डर के लिए के बराबर है। कह रहा है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन यूनिटी, कॉन्सेंट्रेशन लेस देन यूनिटी, द रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, यहाँ पे 4 ऑप्शन। तो आपको मालूम है जो रेट होगी, जो रेट होती है वो आपकी ये होती है, रेट आपकी जो होती है वो के कॉन्सेंट्रेशन इसके पावर एन होता है, यही रेट होता है। अब एन की वैल्यू एक बार आपने 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा R1, के तो बराबर है, और कॉन्सेंट्रेशन कह रहा कि लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी मतलब अगर 1 से कम, तो मैं रख दे रहा हूं यहाँ पे मान लो 0.1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.1, और R2 के लिए रख दे रहा हूं सेम 0.1 पे 2, और R3 के लिए रख दे रहा हूं के 0.1 पे 3। बोलो यार, अब यहाँ पे देखो R1 बराबर क्या हुआ, R1 बराबर क्या हो गया, के 0.1 है ना। अब R2 बराबर 0.01 और R3 बराबर 0.001। बोलो यार, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, R1 की, फिर R2 की, फिर R3 की ना। तो आपका क्या हो जाएगा, R1 ज़्यादा होगा, R2 ज़्यादा होगा, फिर आपका ये R3, सबसे ज़्यादा R1, फिर R2, फिर R3। ठीक, बस वैल्यू आपने क्या कर दी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखा तो 0.1, यहाँ पे वैल्यू 2 रखा तो 0.01, यहाँ पे वैल्यू 3 रखा तो 0.001 हो गया। तो कम होता चला गया, तो R1 ज़्यादा, R2 फिर R3। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा पहला। ठीक, चलते हैं आगे, 10 नंबर पे आ जाते हैं। 10 नंबर का सवाल आपको ग्राफ दे रखा है और कह रहा है कि बताओ कि किस ऑर्डर का ग्राफ है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कि इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो भाई। देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ये इनिशियल है, ये 40 क्या है आपका इनिशियल, जब आपका टाइम 0 था, ये टाइम है 0 है, ये 40, आपकी कॉन्सेंट्रेशन 40 थी, अब 40 से 20 हो गई, मतलब आपका कम हो गया, हाफ हो गई आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हो गई, ए से अब यहाँ पे क्या हो गई, A0/2 हो गई, हाफ हो गई। तब ये टाइम 0 से 5 मिनट, फिर 20 से फिर हाफ हो गई, ये हाफ हुई तो ये आपका 10 मिनट हो गया, मतलब जस्ट डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। मतलब इस पर्टिकुलर कर्व से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन, मेरा कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है, हाफ, देन टाइम क्या हो रहा है, डबल। कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है तो टाइम डबल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका टी अगर मैं हाफ के टर्म में लूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन के है, कि जब ये हाफ होगा तो ये डबल हो जाएगा, ये हाफ होगा तो ये डबल हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आता है, ये रिलेशन किस जगह पे आती है बताओ, ये रिलेशन कहाँ पे आती है मेरे भाई, आपको याद है ये रिलेशन कहाँ पे आती है, यहाँ पे लिखता हूँ, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 n-1 होता है ना। अगर मैं n बराबर 0 पुटअप कर दूं तो जो हमारा टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, A0 है ना, कि टी हाफ भी बढ़ता तो A0 भी बढ़ता। हमारे केस में उल्टा हो रहा है कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दूं तो टी हाफ 1 में A0 आ रहा है, जब मैं n बराबर 2 पुटअप कर रहा हूं तो ये रिलेशन आ रहा है मेरे भाई, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो कर्व है ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो अप कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कि जैसे जैसे आपका t बढ़ रहा है
आपका ये घट रहा है, या फिर ये बढ़ रहा है तो टी घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। बोलो यार, अभी आपका 10 सवाल खत्म हो गए इस डीपीपी का। अब अगले डीपीपी पे हम लोग हेलो, अब आ रही होगी आवाज़, लास्ट में आवाज़ थोड़ी सी चली गई थी। तो मेरे भाई ये बात समझ में आ गई नहीं, यहाँ तक तो बताया था, देख लो, पता नहीं कहाँ से आवाज़ कटी है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ गई है, एक बार देख लो। मैं ये कह रहा था कि ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो जब टाइम हमारा यहाँ पे 0 है, अबे हाफ हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 40 से 20 हो गया, तो ये टाइम हमारा 5 मिनट। अब फिर ये हाफ क्या 20 से 10 हो गया, तो ये टाइम जस्ट 5 से 10 हो गया। इट मीन्स कि मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है मेरा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम मेरा क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि किस तरीके का रिलेशन है, जो हमारा हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और आपको पता है कि जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट एन माइनस 1 होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो जो टी हाफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होगा, जो कि यहाँ पे हमारे केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैं यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 रख दूँ, टी हाफ, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, वही चीज़ हो रही है। देखो 20 से 10 हुआ, हाफ हुआ, तो ये डबल हो गया, 5 से 10 हो गया। ये 10 से 5 हुआ, 10 से 5, देखो 10 से 5 हाफ हुआ, तो यहाँ पे देखो ये बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा। तो ये किसके लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए है भाई, ठीक है। तो आपका ये खत्म हो गया। मैं अब अगला थर्ड वाला जल्दी ही अपलोड करूँगा, ठीक। इसको करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जिनकी स्पीड अच्छी होगी वो वीडियो की स्पीड बढ़ा लेगा, ठीक है भाई, ओके।